नमस्कार। आषाढ़ का एक दिन दूसरा अंक, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे साथियों। सत्ता, सृजन और विरह का यथार्थ इस दूसरे अंक की प्रमुख विशेषता है। इससे पूर्व में हमने प्रथम अंक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हमने सार गर्भ से चर्चा की थी। दूसरा अंक साथियों समय और परिवेश से संबंधित प्रश्न है। ये नाटक के दूसरे अंक का प्रारंभ कितने वर्षों के बाद में होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पष्टतः है मोहन राकेश ने निश्चित वर्षों का उल्लेख नहीं किया है, बस इतना वर्षा उल्लेख है कि कुछ वर्षों के अनंतर लगभग वर्षों के बाद ऐसा उल्लेख मिलता है। दूसरे अंक का दृश्य किस ऋतु से संबंधित है, जैसा कि नाटक का नाम है उसी के अनुरूप आषाढ़ की वर्षा के दौरान। दूसरे अंक में प्रकोष्ठ की दीवारों की स्थिति अब पहले से बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। लिपाई अब कई स्थानों से उखड़ गई है और घेरू के चित्र है वो बहुत बुझे बुझे से लग रहे हैं। दूसरे अंक में पात्रों के वस्त्रों की स्थिति क्या है, तो मल्लिका और अंबिका अत्यंत निर्धनता से अपना जीवन जी रही है और अभाव से युक्त इनका जीवन है। दूसरा, अभाव रुग्णता का यथार्थ मोहन राकेश ने किस रूप में चित्रित किया है, इसको हम समझते हैं। अंबिका दूसरे अंक में किस सारे स्थिति में दिखाई दे रही है, तो अंबिका की स्थिति अत्यंत रुग्ण है, अत्यंत रुग्ण स्थिति है अंबिका की। वह सदैव ज्वर से पीड़ित है, उसकी ज्वर काफ़ी समय से उसका ज्वर है वो सही नहीं हुआ है। अंबिका राजवधु प्रियंगु मंजरी से बात करते समय बार बार क्यों रुक जाती थी, क्योंकि उनकी खांसी आ रही है और श्वास लगातार फूल रही है। अंबिका प्रियंगु मंजरी के सामने अपने घर की स्थिति का क्या नाम देती है, तो इसको कहती है काल गुफा के नाम से इसको उद्बोधित करती है। दूसरे अंक के प्रारंभ में मल्लिका क्या कार्य कर रही है, तो वह साथियों खरल में औषध है उसको पीसने का कार्य मल्लिका कर रही है, और ये औषध किसके लिए है, अंबिका के लिए है। और औषध में क्या मिलाकर अंबिका को पिलाया जा रहा है, दूध और शहद। विलोम ने मल्लिका के घर आकर अंबिका को क्या सेवन करने की सलाह दी है, तो घृत और मधु। तो इससे जो ये जितने भी 4-5 प्रश्न हैं, इससे अभाव और रुग्णता उसका यथार्थ यहाँ चित्रित हो रहा है। भले ही क्रम नहीं है पर यथार्थ की स्थिति इस रूप में हमें चित्रित हो रही। अब हम इसी अंक के अंदर उज्जैनी का प्रभाव, कालिदास से मात्रगुप्त बनने की कहानी के बारे में जो प्रश्न बनेंगे उस पर चर्चा करते हैं। निक्षेप के अनुसार उज्जैनी में कालिदास ने ऋतु संहार के बाद में किन नए ग्रंथों की रचना की है, तो कुमार संभव एवं मेघदूत। कुमार संभव एवं मेघदूत, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा साथियों। ये जो दोनों जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये व्यवसायियों के द्वारा मल्लिका ने मंगवाई है उज्जैनी से। निक्षेप के अनुसार उज्जैनी में कालिदास का नया नाम अब मात्रगुप्त हो गया है। अब वह कश्मीर में मात्रगुप्त नाम से शासन करेंगे और वहाँ पर हो रही शासन की अव्यवस्था एवं अस्थिरता को सही करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, ऐसा यहाँ उल्लेख मिलता है। उज्जैनी की व्यवसायियों के अनुसार कालिदास का विवाह किससे हो चुका है, तो गुप्त वंश की राजदुहिता जिसका नाम प्रियंगु मंजरी है, ध्यान दीजिएगा इसका नाम है प्रियंगु मंजरी, इससे इसका विवाह हो चुका है। कालिदास को किस प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया, कश्मीर का। कालिदास के कश्मीर जाने की सूचना द्वितीय अंक में किसके द्वारा दी जाती है, तो दो जो राजकीय कर्मचारी अनुस्वार और अनुनासिक के द्वारा ये सूचना दी जाती है, और ये दोनों ही यहाँ पर अपने मल्लिका के घर के अंदर आते हैं और वो सूचना देते हैं कि प्रियंगु मंजूरी आ रही है और व्यवस्थित करना इस घर को ताकि उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं हो। अगर हम देखें इसी अंक के अंदर जो सफलता का मूल्यांकन के विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या मिलते हैं, तो मल्लिका का दृष्टिकोण आप समझिएगा। मल्लिका कालिदास के विवाह के समाचार पर हमने क्या प्रतिक्रिया देती है, ये प्रश्न बन सकते हैं। वह इसे प्रगति के लिए स्वाभाविक और उचित मानती है कि ये प्रगति के लिए स्वाभाविक एवं उचित है, ऐसा मानती है। इसके बाद में साथियों अगला प्रश्न है, निक्षेप अपना यथार्थ किस रूप में चित्रित करते हैं। निक्षेप के अनुसार योग्यता व्यक्ति का कितना भाग निर्मित करती है और कितना शेष पूर्ति किससे होती है, तो ये हालांकि पहले अंक के अंदर महत्वपूर्ण कथन आता है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व को बनाती है और शेष प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। निक्षेप के अनुसार कालिदास ने कश्मीर का शासन संभालने का निर्णय क्यों लिया है, ये प्रतिष्ठा और राजसी अधिकारों के प्रभाव में आकर स्पष्ट कहता है
कि वो प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय प्रभाव में आकर वहाँ के शासन का दायित्व निभाने के लिए हामी भरते हैं। निक्षेप को किस बात का पश्चाताप है? उसे पश्चाताप है कि उसने कालिदास को उज्जैनी भेजने के लिए मल्लिका को प्रेरित करने का कार्य किया। इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा किसको हो रहा है? निक्षेप को। अब जो ये अनुस्वार और अनुनासिक है, ये जो हास्य रूप में हमारे सामने आते हैं दूसरे अंक के अंदर, तो ये जो बिंदु है वो राजकीय औपचारिकता का हास्यास्पद स्वरूप। जितने भी नाटक लिखे गए हैं उसमें मध्य मध्य में कुछ न कुछ ऐसे पात्र है जो हास परिहास करते हैं। उन पात्रों की सृजना अधिकांश नाटककारों के द्वारा की गई। इसी क्रम के अंदर अनुस्वार और अनुनासिक दो नाटककार, दो जो पात्र हैं, ये सामानों को व्यवस्थित करने के लिए आते हैं और प्रत्येक सामान के लिए दोनों आपस में तर्क करते हैं और अंततः निर्णय लेते हैं कि ये सामान यहीं रख दिया जाए। फिर दूसरी वस्तु को उठाने की सोचते हैं और फिर दोनों की आम सहमति नहीं हो पाती और अंततः निर्णय लेते हैं कि इसको यहीं रख दिया जाए। ऐसा करके 3-4 वस्तुओं से घूमते घूमते वो घर के किसी भी सामान का रक्षण नहीं कर पाते हैं। दूसरे अंक में राजकीय अधिकारियों के कौन से दो पात्र प्रवेश करते हैं? ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार अनुनासिक। अनुस्वार अनुनासिक मल्लिका के घर क्यों आते हैं? कि राजमहिषी प्रियंगु मंजरी के आगमन की सूचना देने और घर की व्यवस्था बदलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, सब दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो प्रियंगु मंजरी है, उसके आगमन की सूचना देना ताकि वो तैयार रहे मानसिक रूप से, कोई अतिथि है वो आ रहा है। दूसरा, घर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। अनुस्वार अनुनासिक संवादों की मुख्य विशेषता क्या? हास्यास्पद, औपचारिकता और निरर्थक जो नौकरशाही है उसको व्यंजित करते हैं। कि वो औपचारिकता अधिक हास्य हो रहा है पर उसमें औपचारिकता का पुट अधिक है और बिना अर्थ की नौकरशाही जो कार्य करती है उसका चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। अनुनासिक अनुस्वार के बीच आसन को लेकर क्या विवाद है? उसे वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण हटाया जाए या 5 अंगुल उत्तर। ऐसा करके 3-4 वस्तुओं पर इनके आपस में तर्क है, वो तर्क चलते हैं। आगे देखिएगा, प्रियंगु मंजरी अधिकारपूर्ण और कूटनीतिक चरित्र के रूप में किस रूप में हमारे सामने आती है? ध्यान दीजिएगा, प्रियंगु जो मंजरी ने मल्लिका की सुंदरता की तुलना किससे की है? वो कहती है कि मल्लिका वैसी है जैसे उसने कल्पना में देखा था, जैसी कल्पना की थी। क्योंकि कालिदास ने उसके बारे में अपनी पुस्तकों में भी उल्लेख किया और खुद ने भी उसका वर्णन किया है मौखिक रूप से, तो कदाचित उसी के आधार पर ये एक अनुमान लगाती है प्रियंगु मंजरी। और जब मल्लिका को देखती है तो वो निष्कर्ष निकालती है कि जैसा मैंने सोचा उसी रूप में इसकी सुंदरता है। प्रियंगु मंजरी के चरित्र की कौन सी विशेषता दूसरे अंक में प्रकाशित होती है? तो वो एक तो कूटनीतिज्ञ है। कूटनीतिज्ञ इसीलिए है क्योंकि उसे लगता है कि एक तो कश्मीर में अस्थिरता है तो वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना जरूरी है। दूसरा, वो कालिदास की स्मृति के अंदर इस पर्वत प्रदेश की छवियाँ उभरी हुई है, तो यहाँ की छवियों को वहाँ लेके जाना चाहती है, तो ये कूटनीतिक परिचय देती है। दूसरा, अधिकारपूर्ण तरीके और दूसरों के जीवन को अपने ढंग से ढालने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे कहती है कि मैं तुम्हारे जो घर है उसका परिसंस्कार करवाना चाहती हूँ, इसके लिए जो दोस्त पति है उनको मैं नियुक्त करती हूँ, तो वो अधिकारपूर्ण तरीके से इन विषयों को रखती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका से मिलने का क्या कारण बताती है? कालिदास की जीवन की पृष्ठभूमि देखना और यहाँ कुछ वातावरण को साथ ले जाना, ये प्रमुख उद्देश्य है। प्रियंगु मंजरी के साथ आए 2 कुशल स्थपति किस कार्य के लिए आए थे? भवन निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए। स्थपति अर्थात वास्तुकार, जो वास्तु मकान निर्माण करने वाले हैं उसको स्थपति के नाम से गुप्त काल में जाना जाता था। द्वंद्व और सत्ता का सृजन है, दोनों के बीच का जो टकराव उसको बताया गया है। राजनीति, सबसे पहले देखिए प्रियंगु मंजरी राजनीति और साहित्य के संबंध में क्या विचार करती है? वो कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, इसमें एक एक क्षण का महत्व है, बहुत जागरूक रहना पड़ता है। राजनीति वो साहित्य नहीं है, एक एक क्षण में बहुत जागरूक रहना पड़ता है। प्रियंगु मंजरी के अनुसार राजनीति में हर एक क्षण की चूक से क्या हो जाता? बहुत बड़ा अनिष्ट है, वो अनिष्ट संभावित है। साहित्य के संदर्भ में प्रियंगु मंजरी ने कालिदास के समय के महत्व के बारे में क्या कहा? कि उनका समय व्यर्थ नष्ट ना हो इसलिए वह गांव के वातावरण को कश्मीर में निर्मित करना चाहती है। आषाढ़ का एक दिन का केंद्रीय द्वंद्व द्वितीय अंक में क्या है? तो ध्यान दीजिए, सत्ता और सृजन, राशि विभव बनाव कवि की प्रेरणा है, उसके बीच का संघर्ष। सत्ता अर्थात कश्मीर की चर्चा और प्रियंगु मंजरी है उसके व्यक्तित्व का चित्रण, पहला ये है सत्ता। दूसरा, कवि है, वो कवि की जो मूल प्रेरणा है
वो प्रेरणा जो मिलती है उसके संदर्भ में चित्रण, क्योंकि मूल प्रेरणा जिस पर्वत प्रदेश से मिली है ये है मूलता, और बनावटीपन है सत्ता। तो सत्ता और सृजन दोनों के बीच के संघर्ष का यहाँ चित्रण दिखाई देता है। प्रलोभन और अस्वीकृति। प्रलोभन क्या है? प्रियंगु मंजरी देती है किसको? मल्लिका को। किस किस प्रकार से देती है वो इन प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। प्रियंगु मंजरी मल्लिका को अपने साथ कहाँ ले जाने का प्रयास करती है, प्रस्ताव देती है? तो कश्मीर अपनी संगिनी के रूप में। मल्लिका ने प्रियंगु मंजरी के साथ जाने से क्यों मना किया? क्योंकि उसकी माँ है, वो वृद्ध है, बीमार है, और वह स्वयं को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं मानती। स्वयं को वो नहीं मानती है कि वह इस गौरव की अधिकारिणी है। तीसरा, प्रियंगु मंजरी मल्लिका को संगिनी बनाने के बीच में क्या कूटनीतिक तर्क देती है ताकि कालिदास के मन को संतुलित रखा जा सके और उसके अतीत का अंश है वो साथ रह सके, ये तर्क देती है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, आप इनको अवश्य लिखिएगा, याद कीजिएगा। मल्लिका ने प्रियंगु मंजरी द्वारा भेजी गई किन वस्तुओं को वापस लौटा दिया? तो वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं उनको लौटा दिया। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के विवाह के संदर्भ में क्या सुझाव देती है कि उसके राज्याश्रय में अनेक योग्य अधिकारी है, अगर मल्लिका उचित समझे और हामी भरे तो उसका विवाह वह करवा सकती है। हालांकि इन चीज़ों से मल्लिका उसके हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। अब साथियों, परिवेश का कृत्रिम स्थानांतरण, इसके बारे में कुछ प्रश्न बन सकते हैं इसमें से। कृत्रिम स्थानांतरण अर्थात पहले मकान किस रूप में था और अब मकान को किस रूप में परिवर्तन करवाना चाहती है दुहिता, उसके बारे में। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर को देखकर क्या आदेश देती है कि घर को गिराकर नया भवन बनाया जाए। मल्लिका ने प्रियंगु मंजरी के घर से के परिसंस्कार के लिए क्या कहा? तो मल्लिका ने कहा, उसने मना कर दिया कि उसको लगता है कि वही ठीक है, उसमें रहने का उसे भरपूर अभ्यास हो चुका है। मल्लिका ने घर के किस स्थान पर नया भवन बनाने का आदेश दिया है? तो ध्यान दीजिए, मातुल के घर है उस पर भी नया मकान बन रहा है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर से क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जा रही है? हरिण शावक, औषधि और मातुल का परिवार, ये चीज़ें साथ में जा रही है। हरिण शावक क्योंकि उससे असीम प्रेम है कालिदास को, और पर्वत प्रदेश के अंदर पालित रूप में हरिण शावक है, उनको पाला जाता है। विलोम के अनुसार राजधानी के कलाकार गांव से क्या लेके जाना चाहते हैं? गांव की हर वस्तु, चाहे पेड़, पत्ता, तिनका आदि की अनुकृतियाँ, ताकि कालिदास है उसके लिए इसी गांव जैसा परिवेश वहां निर्मित किया जा सके। आगे गांव वालों का दृष्टिकोण देखिए। मातुल की विडंबना। मातुल ने राजप्रसाद में रहकर अपना कौन सा अंग तुड़वा लिया? ये हालांकि तीसरे अंक में अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक पाँव तुड़वा लिया है, फिसल गया है। और मातुल के अनुसार कश्मीर का शासक बनने के बाद कालिदास ने अपने परिवार के लिए क्या किया? उसने मातुल को उज्जैनी बुलवा लिया और उसको राजकीय संरक्षण दे दिया है। आगे देखिएगा, मातुल को राजप्रसाद की जीवन शैली में सबसे बड़ी असुविधा क्या लगती है? एक तो प्रतिहारियों का हर समय साथ रहना और उसकी सम्मान की झूठी औपचारिकताएं पूरी करना, ये इसे बहुत बुरा है, वो बुरा लगता है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के घर के पास पहुंचने पर मातुल उसके बारे में क्या प्रशंसा करता है कि वह बहुत सुशील और भोली लड़की है। हालांकि प्रियंगु मंजरी को बहुत बनावटी लगता है, कृत्रिम लगता है, और बार बार वो आग्रह करते हैं कि आप जाइए, मैं एकांत में मल्लिका से संवाद करना चाहती हूँ। विलोम ने कालिदास के आगमन को गांव में किस रूप में माना है? तो सबसे बड़ा उत्सव, की गांव में सबसे बड़ा उत्सव है ये। अटूट समर्पण और साहित्यिक प्रतीत, इसके बारे में हम देखेंगे साथियों। मल्लिका के अनुसार कालिदास के लिए क्या है? वह कालिदास के लिए क्या है? कालिदास के लिए वह एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति है, और जबकि कालिदास क्या है? एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। दूसरे अंग में मल्लिका के पास कालिदास की कौन सी कृतियां हस्तलिखित प्रतियों के रूप में हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऋतुसंहार, कुमार संभव एवं मेघदूत। कालिदास की कौन सी कृति द्वितीय अंक में मल्लिका के समर्पण का प्रतीक बनी हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, मेघदूत। प्रियंगु मंजरी के अनुसार मेघदूत लिखते समय कालिदास किसका स्मरण किया करते थे? तो मल्लिका के घर और गांव के परिवेश का। द्वितीय अंक में भोजपुत्र किसका प्रतीक है? तो साहित्यिक सृजन और मल्लिका कि कालिदास के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण यहाँ पर हमें भोजपत्र के माध्यम से होता है। अहंकार और जो दूरियां हैं उसको मात्रगुप्त के रूप में यहाँ पर जो लेखक है वो चिन्हित करते हैं। विलोम ने मल्लिका से किसके संबंध में प्रश्न पूछा कि उसे एक बार आना चाहिए?
या नहीं कालिदास के संदर्भ में। साथियों, विलोम है सदैव नकारात्मक बातें करता है और वो कहीं ना कहीं मल्लिका के भीतर की हृदय को बाहर पटकना चाहता है, वो कचोड़ता है उसको और वो पूछता है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो कालिदास के बारे में संवाद करता है। विलोम ने कालिदास के गांव आने पर उसे न मिलने का कारण क्या बताया? कालिदास अब सम्मान को सम्मान नहीं समझता, अहंकार हो चुका है। कालिदास ने अपनी नई पहचान को मल्लिकाई गांव में किस प्रकार प्रस्तुत किया? उसने स्वयं को पूरे गांव से अलग कर दिया और मल्लिका से भी वह नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी कमी कालिदास की दिखाई देती है। अंबिका के अनुसार कालिदास मल्लिका के यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी भी जीवित है। अंबिका ऐसा कहती है, हालांकि कालिदास का ऐसा मंतव्य यहाँ स्पष्ट नहीं होता है, पर अंबिका कहती है कि वह इसीलिए नहीं आया क्योंकि वह अभी जीवित है। दूसरे अंक के अंत में किसका स्वर मल्लिका के घर के बाहर सुनाई जाता है और वह रुकता नहीं? तो ध्यान दीजिए, कुछ अदृश्य राजकीय आकृतियाँ अर्थात कालिदास जो घोड़े के टापों के शब्द सुनाई देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आषाढ़ की वर्षा और मल्लिका की टूटती आस, ये बिंदु है। मल्लिका की आंखों के भाव को कैसा वर्णित किया गया? वे विलाप नहीं करती, उनमें एक मौन और दुख और प्रतीक्षा का भाव निहित है। ध्यान दे। दूसरे अंक के अंत में मल्लिका किसके वक्ष में मुंह छिपा कर सिसकती है? तो जब प्रेंगु मंजरी चली जाती है तो पुनः अपने माँ के आंचल में अपने आप को समेट देती है और वो भीतर से अपने नाभि चक्र से लेकर अपने ऊपर तक के भाग अर्थात उसके गले तक वो रोती रहती है, शुष्कियाँ भरती रहती है हृदय तक। द्वितीय अंग में मल्लिका की मनस्थिति कैसी है? वह कालिदास के न रुकने पर गहन दुख में है और हताशा में है। द्वितीय अंक में वर्षा का स्वर किस भावनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है? तो उदासी, अलगाव और कालिदास की बदली हुई स्थिति के प्रति रिक्तता, उसको ये दर्शाने का कार्य करता है। अंतिम प्रश्नोत्तरी है साथियों इसी अंक से, यथार्थ की जीत और समय की क्रूरता। कालिदास को गांव से होकर जाने के बावजूद मल्लिका से नहीं मिलने के लिए अंबिका क्या कहती है? उसकी यथार्थ दृष्टि ही सत्य थी, भावना नहीं। उसने यथार्थ दृष्टि अर्थात कर्म, यथार्थता और अर्थ प्रधानता को महत्व दिया, भावनाओं को नहीं। जैसे कि पहले अंक में अंबिका पहले अंक में भी भावनाओं को महत्व नहीं देती थी, जबकि मल्लिका भावनाओं पर आश्रित थी। अंबिका ने भावनाओं को लेकर क्या संज्ञा दी थी पहले भी कि छलना और आत्म वंचना है, हम पहले अंक में पढ़ चुके हैं। द्वितीय अंक में समय को किस रूप में चित्रित किया गया? एक क्रूर परिवर्तनकर्ता के रूप में और संबंध और स्थिति को बदल देने के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया गया है। द्वितीय अंक में कालिदास के प्रति अंबिका को घृणा का क्या आधार है? उसका मानना है कि कालिदास ने मल्लिका का जीवन है वो नष्ट कर दिया है और केवल अपनी उन्नति के बारे में सोचा है, ऐसा अंबिका सोचती है। अंबिका के अनुसार भावना का वर्णन करने का परिणाम क्या निकला? भावनाओं को अपनाने से आज मल्लिका अभाव में है, दुख में, और घर की स्थितियाँ भी जो क्या है साथियों, जर्जर है। तो साथियों ये है दूसरा अंक। तीसरे अंक में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा साथियों। आप बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।